बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे, साबिक वज़ीर ख़जाना कहते हैं उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है जो हुकूमत ने कॉन्फिस्केट कर ली है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने BBC न्यूज़ को ये इंटरव्यू देते हुए बातें की और उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा आपको सुनवाते हैं। लेकिन उसके जवाब में मिर्ज़ा शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के मावने ख़सूसी हैं बराए एहतसाब, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि इसहाक डार साहब की 6 एकड़ ज़मीन पाकिस्तान में मौजूद है, 3 प्लॉट उनके नाम है, 8 गाड़ियां मौजूद हैं, मुताद्दिद कंपनियों में उनके शेयर्स हैं और मुताद्दिद बैंक अकाउंट्स उनके मौजूद हैं। इसके अलावा इसहाक डार की सिर्फ यही नहीं, बैरून मुल्क दुबई में प्रॉपर्टीज हैं जो उनके बच्चों के नाम है। इसहाक डार के नाम भी एक विला है। इस हवाले से मिर्जा शहजाद अकबर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। इसहाक डार साहब जो बड़े अरस्तू थे, ये एक फॉरेन जर्नलिस्ट के कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते। जो मैं समझता हूँ कि आप लोग, ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में हम लोग यहाँ के हालात, वाक़यात और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट के सवालात का जवाब नहीं दे सके तो यहाँ पे अगर कोर्ट में आ जाते और जो चार्जशीट हुई है तो उस चार्जशीट का जवाब कैसे देते? नाज़रीन, आपने सुना, लेकिन ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुई? BBC न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार साहब की क्या हालत थी, ये ज़रा देखिए। It's all declared in my tax returns. Well, just give me the answer because I don't know. How many properties do you and your family own? I have my main residence in Pakistan, which has been taken over by this regime. So I haven't got too many properties. But how many properties do you and your family own? My net worth is what has been reported. How many properties do you and your family own? One. One sole property. You and your family own one property. My sole residence. So all of these stories in the Pakistani press about multiple properties owned by your family inside Pakistan, property interests overseas, including in Dubai. We're sitting in London. We're sitting in London. You own nothing in London. No. Your family, not just you, your family. No, not at all. Own nothing. No, because and Dubai. The government. Dubai. My sons have just one villa, which is owned by them. They're in business for the last 17 years. So when I asked you how many properties you and your family own, and you said one, that wasn't strictly true. No, it is strictly true because they're adult, they're married, they're 17 years they're in business, so they're independent of me. जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आज इस पर बात करेंगे। इसके अलावा डिस्कस करेंगे, हुकूमत ने बाकायदा तौर पर PDM को लाहौर में जलसा करने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने ये इजाज़त क्यों दी? पहले हुकूमत की जानिब से रोका जा रहा था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। इसके साथ साथ कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से जो है उसका हतमी लाहे अमल मुरतब कर लिया गया है, सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। कराची के बासियों के लिए क्या खुशखबरी, आज प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है खुर्रम शेर जमान साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अली परवेज़ मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। अली साहब, आपसे आगाज़ करते हैं पहले गुफ्तगू का। इसहाक डार की 6 एकड़ ज़मीन, 3 प्लॉट, 8 गाड़ियाँ, आज मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये तो इसहाक डार साहब के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी का एक फेस रहे हैं, आपके वजीर ख़जाना रहे हैं, तो पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा है उनकी ये तमाम बातों से, और उनका जो एक्सप्रेशन थे वो आपने देख लिए कि क्या वो सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे। इसके हवाले से तो मैं खुद अपनी राय कोई कायम नहीं करता, इट्स ऑन ऑडियंस टू जज। जैदी साहब, देखें, मैं डार साहब के जो अपने फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको तो मेरे ख्याल से आप डार साहब से जब राब्ता करेंगे वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे, पर जो मेरी अपनी कॉम्प्रिहेंशन है ना इस इशू की, मैं आपसे शेयर बिल्कुल कर लेता हूँ। देखें, बात इस तरह से है, जब भी कोई बंदा इलेक्शन लड़ के आता है ना, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली का हो, चाहे वो नेशनल असेंबली का हो, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हो, तो वो एक कानून के तहत अपने सारे जो असासा जात होते हैं उनको डिक्लेयर करता है अंडर ओथ, और उसके अंदर जो आप फैमिली की डेफिनेशन वहां पे जिसको माना जाता है और जिसको इस्टेब्लिश्ड है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो समझा जाता है आप, आपकी स्पाउस और आपके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होते हैं। और उसके तहत ही डार साहब ने जब सवाल का जवाब देने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि मेरे नाम पे एक घर है जो गुलबर्ग के अंदर शायद वाक़ई है और जो कोर्ट की वजह से मेरे ख्याल से सील हुआ हुआ है। उन्होंने उस प्रॉपर्टी की तरफ रेफर किया। अली साहब, ये जानना चाहूंगा कि वहाँ पे इसहाक डार साहब ने ये भी जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि जब आप लोग हुकूमत में थे तो आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इस्टेब्लिशमेंट से और आप जो भी बातें होती थी वो मानते भी थे, लेकिन जैसे ही आप हुकूमत से बाहर निकले तो आप लोग उनके, आपकी एक राइवलरी शुरू हो गई उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसके साथ आप मिलकर काम करते थे। तो ऐसा क्यों है? और अपने आप को वो इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ लॉ में डिफेंड क्यों नहीं करने जाते, तो इसहाक डार साहब ने कहा कि वो बीमार हैं।
तो और उनके वकील जो हैं जमा करा रहे हैं। ये हुकूमत की जानिब से भी सवाल रखा गया था कि वो वापस लेके आएंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी आज एक डिसीजन आया है उस अल अजीजिया का, जिसमें मफरूर करार दिया गया। इसहाक डार साहब भी एब्सकॉन्डर हैं, तो वापस आने के भी कोई चांसेस हैं इसहाक डार साहब के? अच्छा जैदी साहब, अब आपने दो सवाल किए। पहला सवाल जो था वो डार साहब की सेहत से रिलेटेड था और कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसा ताल्लुक रहा है। तो देखें, पहले आसान मामला जो डार साहब की सेहत का है वो बता देते हैं। उन्होंने खुद भी बताया कि उनकी बैक का इशू है और उसके ऊपर वो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह अपनी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जमा करवा देंगे, और मैं उसके बियॉन्ड जाके आपको क्या बताऊं, ये तो उन्होंने खुद उसका जवाब दे दिया। बाकी तो उसके डॉक्टर जवाब दे सकते हैं। अब वापस क्यों नहीं आ रहे? और जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आपने बात की, देखें ये इसहाक डार साहब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नैब के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। ये ख्वाजा साद रफीक साहब का फैसला काइंडली पढ़ लें, उसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बताया है कि जी नैब को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बशीर मेमन साहब का FIA का जो इंटरव्यू है वो भी जरूर पढ़ लें, जिसके अंदर वो बताते हैं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब किस तरह से आर्म ट्विस्ट करके अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उनको ब्लैकमेल और उनको ये रिड्यूस टू साइज करना चाहते थे। इसके बाद पंजाब के अंदर आज जो एंटी करप्शन अथॉरिटी जो यहाँ पे मौजूद है वो किस तरह से हमारे MPs के ऊपर 25-25, 30-30 साल के मन घड़त केसेस बना के उनकी जो सियासी वाबस्तगी हैं वो चेंज करना चाहती हैं, वो भी आप आके देख लें। तो ये यहाँ पे जो रोल जो था इदारों का और किस तरह से वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मेरा ख्याल है दिस इज वेल एस्टैब्लिश्ड। इसके डार साहब के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब माहौल बेहतर होगा तो यकीनन ये अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के आगे पेश भी कर देंगे। और इसके बावजूद मैं आपको ये कहूंगा कि हर इंसान माहौल बेहतर होगा तो पेश किया जाएगा। पेशेंस होता है इस किस्म की ज्यादती का। खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत ने वादा किया था कि इसहाक डार साहब वापस आएंगे और तकरीबन 2 साल आपकी हुकूमत को गुजर गए हैं। आपने लाना था लूटी हुई दौलत भी और वापस मुजरिमों को भी, जो आपके नजदीक जो कि मुल्क का पैसा लूट के गए हैं। कब आ रहे हैं फिर वापस इसहाक डार साहब? नहीं, देखिए बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मुल्क का पैसा लूटा है, जो लोग भागे हुए हैं, क्योंकि देखें इनको अगर हम पे भरोसा नहीं है तो कम से कम ऑनरेबल जजेस पे तो भरोसा होना चाहिए, इनको अपनी अदालतों पे भरोसा होना चाहिए, इनको अपने वकीलों पे भरोसा होना चाहिए। आप देखें कि जो BBC का इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू के अंदर कितना परेशान थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, किस तरीके से एक इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहा था कि शख्स गिल्टी है और झूठ पे झूठ भी साथ साथ बोल रहे थे। आज शहजाद साहब ने भी उनकी जो जायदाद थी उसके बारे में भी सारी डिटेल दे दी है। ये उसी तरह का इंटरव्यू होता है जैसे कि वो मरियम साहिबा फरमाया करती थी कि पाकिस्तान से बाहर क्या, मेरी तो पाकिस्तान के अंदर भी कोई जायदाद नहीं है। और फिर वो प्रूव हुआ पनामा के सारे सिलसिले में कि जो पनामा की जो 4 इनकी जायदादें थी, जो फ्लैट्स थी, उसकी बेनिफिशरीज जो थी वो मरियम साहिबा थी। सो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ऐसे इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, यूके गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि इन लोगों को वापस लेकर आया जाए और ये लोग जवाब दें। देखिए ना कि ये अगर चोर नहीं है तो ये PDM के जलसे पे आपने देखा होगा कि बख्तावर साहिबा जो हैं वो मरियम के साथ खड़ी हुई थी। और 27 दिसंबर 2016 का मैं ट्वीट देख रहा था बख्तावर बीवी का, कि उन्होंने ट्वीट किया था कि गली गली में शोर है और नवाज शरीफ चोर है। कुछ साल पहले आपने देखा था कि आसिफ अली जरदारी साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ जो है वो कौमी चोर है, वो हारियों का चोर है और अगर उसको माफ कर दिया तो अल्लाह भी हमें माफ नहीं करेगा। तो मैं जरूर चाहूंगा कि शैला साहिबा अपने जवाब में बताएं कि वो जरदारी साहब जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ कौमी चोर है, और बख्तावर जो फरमा रही थी 2017 के ट्वीट में 27 दिसंबर को कि गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, तो क्या अभी आप लोगों के जितने मुफादात हैं NRO के लिए वो एक हो गए? अब आपके लिए नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट आपके सामने। शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं जरदारी को कराची, लाहौर और लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा और लूटा हुआ पैसा इनके पेट से निकालूंगा। तो देखिए ये मुनाफिक हैं सारे। इनकी जो सियासत है वो अपने जाती मुफाद के लिए, इनकी सियासत आवाम के लिए नहीं है। इनका क्या कंपटीशन है इमरान खान के साथ? इनको एतराज किया है इमरान खान से। अच्छा, आपने शैला साहिबा से आपने पूछा तो मैं जवाब ले लेता हूं ना, नवाज शरीफ कौमी चोर के बारे में। मुझे कंप्लीट करने दें। जी।
करें, आप कंप्लीट कर लें फिर जी, मैं ले लेता तो मेरा ये सवाल है कि इनको एतराज किया इमरान खान से कि एक पहली दफा ऐसा वजीर आजम आया पाकिस्तान के अंदर जिसने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आवाज उठाई। इनके दौरों के अंदर भी जब आसिफ अली जरदारी सदर थे, जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी बातें होती थी, ये चुप करके बैठे हुए थे। आज पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कोविड के दौरान भी तरक्की की तरफ जारी है। खुर्रम साहब, मैं आपकी जानिब आ रहा हूं, शैला साहिबा से जवाब तो ले लूं। शैला साहिबा, मुझे ये बताएं कि ये वही नवाज शरीफ साहब है जिनको जरदारी साहब कौमी चोर कहते थे, और अब आप लोगों का एनआरओ का मामला है, गठजोड़ का मामला है, तो इकट्ठे हो गए हैं। ये अभी एक दफा ये अभी की बात नहीं है, मैक्सिमम टॉक शोज में ये बात हो रही होती है, और मैक्सिमम बार हम देखिए ये बड़ी घिसी की बात है, और सब जानते हैं कि हमारे जो मुकदमात हैं उनको हम फेस कर रहे हैं। उधर जाएंगे अभी जीबी में तो पॉइंट जवाब नहीं देंगे, इलेक्शन बड़े चलाक हैं ये, और एक दूसरे के खिलाफ वहां पे इलेक्शन में शैला साहिबा वो कह रहे हैं टू द पॉइंट जवाब नहीं आएगा आपकी जानिब से। जवाब देना, जवाब दीजिए जो सवाल उन्होंने किया आपसे। पहली बात तो यह है कि एक ऐसा सेलेक्टेड वजीर आजम जो कि अपनी ताकत देखा कहीं और चले गए, कहीं और चले गए। अरे उनके सवाल का जवाब दें, ये कोई सिंध असेंबली थोड़ी है, वजीर आजम सवाल का जवाब दें। सारे सिलेक्टेड वजीर आजम तो उसको देखा कहीं और चले गए, नहीं है उसकी। ये हाल है इनका, ये हाल है इनका। है नहीं, एनआरओ दे वो अपनी बहन को, एनआरओ दे वो जहांगीर तरीन को, एनआरओ दे वो खुसरो बख्तियार को, एनआरओ दे वो दवा चोर को, आमिर को। देखा कहीं और भाग गई। मेरा ये कहना है कि हमें नहीं बताएंगे, जवाब नहीं देंगी ये। हम मुखालिफ जमाते हैं पीडीएम में सब। चले बख्तावर का बता दें। अच्छा, बख्तावर ने 27 दिसंबर 2016 में बोला था मैं गली गली में शोरा नवाज कमेंट न करें, मैं पूछ रहा हूं। जो मेरा मुखालिफ भी होगा मैं कभी उसको ये नहीं कहूंगी कि उस पे अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब जिन पे है वो होता है औलाद की शक्ल में। खुर्रम शेर जमान साहब, ये क्यों कहा गया कि अल्लाह का अजाब है? ये मतलब बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे दी गई वजीर आजम की जानिब से। ये खराब नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि हाँ ये अभी जवाब दे रहा हूँ आपको, सुनिए जवाब जी। तो उन्होंने जो जो बातें की सुनिए ना, उनमें से बर्दाश्त एक तो भी करें। पूरी नहीं कर सके। उनका नाम वजीर आजम के बजाय यू टर्न खान है। उनकी वजह से इस मुल्क की मईशत जो है वो अफगानिस्तान से कम हो गई, करेंसी की वैल्यू नेपाल से कम हो गई, जीडीपी जो है कुछ पता ही नहीं इनको, देखें पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर रहती है। शैला साहब उनका आंसर सुन ले, शैला साहब उनका आंसर सुन ले। कर दी, पेट्रोलियम की कीमतें दोबारा बढ़ गई हैं। ठीक ठीक, ब्रेक लेते हैं। अच्छा, हम एक नाज़रीन हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बात करेंगे। उसके लिए हतमी सिफारिशात जो हैं वो मुरतब कर ली गई हैं। हुकूमत इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत 739 अरब रुपए फराम करेगी और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसके फंड्स के बारे में आप में और वफाक में और सिंध हुकूमत में एक झगड़ा भी था, लेकिन अब इसकी हतमी सिफारिशात जो है मंजूर हो गई हैं, मुरतब कर ली गई हैं। आप क्या समझते हैं, क्या ये कराची के बासियों की जिंदगी तब्दील करेगा? अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि सियासी डिफरेंसेस बिल्कुल होंगे, लेकिन मेरी नज़र के अंदर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कराची का जो ये पूरा प्लान है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग की थी जिसमें उनके साथ गवर्नर साहब भी थे और चीफ मिनिस्टर सिंध भी मौजूद थे। ये बेसिकली पूरा ब्रेकअप है और इसके अंदर ये फैसला कर लिया गया है कि सूबाई हुकूमत ने कराची के लिए क्या काम करने हैं और वफाकी हुकूमत ने क्या काम करने हैं। उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कि KCR की जिम्मेदारी जो है वो वफाकी हुकूमत की है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से कहा है कि जो अंडरपास और ब्रिज बनने हैं KCR के लिए वो उनकी जिम्मेदारी है जिसके ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है। उसके साथ साथ अगर आप बात कर लें स्टॉर्म ड्रेन्स की, तो स्टॉर्म ड्रेन्स की जिम्मेदारी जो है उसको बनाना, उसको साफ़ सुथरा करना, वो जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है, लेकिन उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुई है वो उसको हटानी है, जिस पर आई एम श्योर कि सिंध हुकूमत काम कर रही होगी।
कराची का K4 है पानी का मामला, जो कि पिछले 12 साल से सूबाई हुकूमत काम कर रही थी और उस पर 15 अरब रुपए खर्च भी हुए और बाद में पता चला कि उसका डिज़ाइन ही गलत था। सो फाइनली वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है कि K4 का जितना प्लान है वो वफाकी हुकूमत उसे मुकम्मल करेगी और 3 साल में उसको आवाम को डिलीवर करेगी। इसी तरीके से कुछ प्लान जो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी हैं और हम ये समझते हैं कि चाहे हमारे जितने भी सियासी डिफरेंसेस हों, हमें कराची जो पिछले 12-13 साल से हम देख रहे हैं कि कराची में कुछ काम नहीं हुआ है, कराची के आवाम के बस पीने के पानी के मसाइल हैं, सफाई सुथराई के मसाइल हैं और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो कि दोनों हुकूमतों ने मिलकर करने उससे मुकम्मल होने चाहिए। आखिर में मैं आपको बताऊंगी ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो भी जाहिर है कि वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल करना है। उसके बसेस के जो टेंडर हैं वो भी हो चुके हैं और मई के अंदर जो है उसकी बसेस डिलीवर हो जाएंगी। कुछ फायर ब्रिगेड हैं जो कि वफाकी हुकूमत ने डिलीवर करनी थी KMC को, जो कि जनवरी के अंदर मुझे मेरी मालूमात हैं कि वो बन रही हैं और जनवरी के अंदर वो कराची पहुंच जाएंगी। सो मुझे बड़ा यकीन है इस बात के ऊपर कि हम दोनों ने मिलकर जो है कराची को डिलीवर करना है, कराची के लिए काम करना है, इसमें कोई किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। शैला साहबा, क्या वाकई जो खुर्रम साहब कह रहे हैं कि इस पर हम पॉलिटिकल डिफरेंस असाइड रखेंगे और हम आपस में मिलकर काम करेंगे, तो क्या ऐसा होगा? क्योंकि फंड्स के मामले में सियासत होती रही, फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जब मुरतब किया जा रहा था तब हमने इस पर बड़े प्रोग्राम्स किए, तो अब क्या कराची के लिए जो ये बजट मंजूर किया गया है 739 अरब, क्या सिंध की हुकूमत अब विफाक के साथ मिलकर इस पर काम करने को तैयार है? सबसे पहली बात तो ये मैं बता रही हूँ कि 803 अरब के जो मंसूबे हैं, खुर्रमशेर जमान के पास 2018-19 की भी बजट बुक है और 19 और 20 की भी बजट बुक है। बाकी जो K4 है उस अच्छा ये जो है ये सारे जो है वर्ल्ड बैंक से और एशियन बैंक से जो है अमेरिकन डॉलर्स की उसमें इस पे लेकर काम हो रहा है। बाकी जो K4 है तो उसमें K4 के बहुत सारे हिस्से हैं और K4 जो है ये इनको मालूम होना चाहिए कि किसके हवाले से बन रहा है और 2 साल से बल्कि पहले मैं कहूँ कि नवाज शरीफ गवर्नमेंट में भी उस पर कम फंड दिया गया और इन्होंने जब से ये आए हैं लास्ट ईयर भी नहीं दिया था और इस साल भी नहीं दिया था, तो और बल्कि इन्होंने कहा था कि हम नहीं देंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि अगली दफा ये देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध उसकी कंस्ट्रक्शन में या जो भी कुछ उसका हो रहा है उसमें, तो वो लोग कहते हैं कि 12-13 साल से आप लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे तो हम क्यों फंड्स दें? देखिए वो इनको गलतफहमी है। ये प्रोजेक्ट जो है ये विफाक और फेडरल और प्रोविंस गवर्नमेंट के दरमियान 50-50 की परसेंटेज पे है, तो हम अपने हिस्से के पैसे हर दफा देने को तैयार होते हैं, लेकिन विफाक से जब कम होते हैं पैसे तो हम कैसे काम कर सकते हैं। इसी तरह S3 है, तो S3 भी जो है ये 50-50% का था, लेकिन इन्होंने उसमें भी हाथ उठा लिया, तो अब मुझे नहीं मालूम कि ये और क्या करेंगे। लेकिन ये जो 803 अरब के मंसूबे हैं ये ADP देख ले, अगर मुझे मालूम होता, मेरे अभी राइट हैंड पे बुक रखी है, मैं उसमें से आपको सारे मंसूबों की कि कितने डॉलर का क्या है। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑलरेडी ये माहिदे कर चुकी है और हमारी बजट बुक में ये है और इन पे काम हो रहा है, जिसमें एक नेबरहुड का इम्प्रूवमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो असेंबली के पास कंप्लीट भी हुआ है। अब जो बाकी KCR है वो भी सब जानते हैं कि पहली वफाकी गवर्नमेंट का भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। वजीर आला ने काफी दफा जाके 213 अरब रुपए का उसे मुकम्मल कराया। ठीक, मैं अली साहब की जाने पाऊंगा। अली साहब, पीटीआई हुकूमत जो है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में तो इंटरेस्टेड है, लेकिन पीटीआई हुकूमत ने बहुत सारे दावे और वादे किए हुए हैं जिनकी आवाम मुंतजिर है। घरों का वादा है, नौकरियों का वादा है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो आवाम चाहती है कि डिलीवर करे ये हुकूमत, लेकिन डिलीवरी उस लेवल पे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं नजर आ रही। क्या हल है? देखिए, मुनाफिक वो होता है जो इलेक्शन से पहले किसी को पंजाब का डाकू कहे और उसके बाद जब उनकी सपोर्ट चाहिए हो तो उनके घर के बाहर जाके बैठ जाए। मुनाफिक वो होता है जो MQM को स्कॉटलैंड यार्ड के अंदर लेके जाए और उसके बाद उनको अपना इत्तेहादी बना दे। मुनाफिक वो होता है जो इलेक्शन से पहले किसी के बारे में कहे कि जी इसको तो मैं चपड़ासी भी नहीं रखूंगा और हुकूमत के बाद आके उनका स्पोक्समैन बन जाए।
तो देखें ये बातें करना छोड़ दें, इनके कॉल ऑफ फेल के अंदर तजाद जो है वो हमने हर जगह के ऊपर देखा है। कोरोना वायरस की मैनेजमेंट में से लेके मैंने आपको चंद मिसालें दी, तो काइंडली खुर्रम शेर जमान साहब को कहें कि इस तरफ तो ना जाएं, तमीज के और तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। जरदारी साहब ने क्या नवाज शरीफ को कौमी चोर नहीं कहा? क्या शहबाज शरीफ ने नहीं कहा कि लड़काना की सड़कों में घसीटूंगा आसिफ अली जरदारी को? में के अंदर इनकी जो टैक्स की कलेक्शन है वो 1700 अरब है। इन्होंने IMF के साथ टारगेट एग्री किया हुआ है 5 अभी इस दफा 125 अरब एनुअलाइज कर लें, प्लस आई है आपकी पैसे इकट्ठे किए हैं वो 4000 अरब से ज्यादा ये इकट्ठे नहीं करेंगे। तो काइंडली मुझे जरा इनको कहें बजट के हिसाब से बता तो दें कि इन्होंने पैसे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को देने किस तरह। और मैं अपनी बड़ी बहन शैला रजा साहिबा को कहूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ना रहिएगा, अपने पास जो ADP के अंदर पैसे मौजूद हैं उसमें कराची को थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करके जो कराची की तकलीफों का अजाला करने के लिए खुद ही बजट कर लें, वरना इन्होंने तो आपको फिर ठीक हो गया अली साहब, आपका आ गया पॉइंट आ गया। खुर्रम साहब वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ना रहें फेडरल गवर्नमेंट पे और सिंध हुकूमत खुद से अपना बंदोबस्त करे। खुर्रम साहब से मुझे जवाब देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊं कि शायद इनकी नॉलेज नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर दूं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस करंट ईयर में जो है 1688 अरब रुपए जमा किए हैं, जो कि टारगेट था वो 1669 बिलियन था। तो आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो हमारी तरफ से तो बेहतर हुई है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं है, तो मुल्क की इकॉनमी में अगर बेहतर नहीं है तो क्या जादू से आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए? कोई जादू चल गया कि आपके इंपोर्ट्स कम हो गए? पहली दफा ऐसा हुआ है कि 3 महीने में 1 रुपया भी आपने जो है वो कर्ज नहीं लिया है। आज आपकी आमदनी बेहतर हो गई है, आज आपके खर्चे जो हैं वो कम हो गए। आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आपके लूम्स हो गए, ये आपके जो हैं इस वक्त इसके अंदर बूम आया हुआ है। आपके जो डॉलर्स हैं वो आपके कम हो रहे हैं। आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बड़ा जबरदस्त जो है वो चेंज आ गया है। पूरा पाकिस्तान वहां पे जाके जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये देखें कि यूरिया जो है आपका इतना बिका इस साल, पिछले 30-40 के अंदर नहीं बिका था। आपके मुल्तान के अंदर आपके फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर और उसके अलावा सियालकोट के अंदर आपकी जो स्किल्ड लेबर है उसकी शॉर्टेज हो गई है। आप क्या बच्चों वाली बातें करते हैं? देखिए, तनकीद नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है कि जब हम नेशनल टीवी के ऊपर बैठे ना तो हमने आवाम को हकीकत बतानी है। मैं यहाँ पर नहीं बैठा हूं कि मैंने बैठकर किसी शख्स की जो है तर्जुमानी करनी है। मैंने अपने मुल्क की तर्जुमानी करनी है, अपनी पार्टी की जो अच्छी चीजें बताऊंगा। कोई चीज गलत होगी मैं आपकी उस बात को मानूंगा कि हाँ ये चीज गलत हुई है। आप कहते थे कि महंगाई हो गई, आज गंदम भी सस्ता हो गया, चीनी भी सस्ती होगी, क्या आप इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे? क्या अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर जा रहा है? आज ही लाहौर हाई कोर्ट का वैसे डिसीजन आया खुर्रम साहब के पेट्रोल माफिया वाली रिपोर्ट पब्लिक करें। लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट। दूसरी चीज यह है कि पूरी दुनिया कह रही है कि जिस तरीके से वजीर आजम इमरान खान ने कोविड का मुकाबला किया है, काश अगर US में भी ऐसा हो जाता तो इकॉनमी इतनी बिगड़ती नहीं। बिल गेट जैसी शख्सियात जो है वो तारीफें कर रही है इमरान खान की। तो क्या ये सब कुछ झूठ है? BBC ने बैठ के इसाकदार का इंटरव्यू किया तो उसमें आपको मौत आ रही है। आपको तो पाकिस्तान के एंकर्स बुरे लगते थे ना, जैदी साहब भी नहीं आपको अच्छे लगते थे, अब आपको BBC के एंकर भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो ये सारी रियलिटीज हैं। ये जो PDM का जो 12 जमातों का जो अचार है, अगर इन्होंने की वजह से अगर ये समझते हैं कि मुल्क आज तरक्की नहीं कर रहा है तो फिर इतने सालों से तो यही हुकूमत में थे ना। 30-40 साल से या तो नवाज शरीफ की पार्टी हुकूमत में थी या पीपल्स पार्टी थी। तो मुल्क का ये हालात क्यों है ऐसे? यही लोग तो जिम्मेदार हैं आज मुल्क की तबाही के, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। हमने तो 2 साल में मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर गए। ठीक हो गया, ब्रेक लेते हैं। अच्छा, हम एक नाज़रीन हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और खुर्रम साहब, आपसे जानना चाहूंगा, हुकूमत ने अब ये PDM को लाहौर जलसे की इजाजत क्यों दे दी है? जिस दिन मुल्तान के अंदर इनका जलसा था, एक दिन पहले जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी, मुल्तान के जितने भी हॉस्पिटल्स थे उसका जो एक कैपेसिटी थी वो 70% मुकम्मल हो चुकी थी। ICU के अंदर बेड्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। अब जिस दिन से इनका मुल्तान का जलसा हुआ है, आप नोट करें कि और ज़्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी कैजुअलिटीज़ मुल्तान में इस दिन के बाद होंगी, उन तमाम के ज़िम्मेदार जो हैं वो PDM के तमाम ज़िम्मेदारान हैं।
आप अंदाज़ा लगाएं कि एक हुकूमत सूबे सिंध के अंदर जो लॉकडाउन लगा रही है, एसओपीज़ पे अमल करा रही है, स्कूल्स बंद करा दिए हैं कि कोविड है, और वही मिनिस्टर्स और वही जिम्मेदारान जो हैं गाड़ी की छतों के ऊपर बैठकर मुल्तान के अंदर जो है वो जल से जुलूस निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें पीएमएलएन ने भी कश्मीर के अंदर कहा है कि वहाँ पर भी जो है वो कोविड के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो उधर भी लॉकडाउन का सिलसिला है। लेकिन जहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहाँ पर ये सारा तमाशा लगाना चाहते हैं। हमारी एज गवर्नमेंट जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम को हमने बताना है, रियलिटी बतानी है कि क्या हालात हैं, क्या केसेस हैं। उसके बाद इनकी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी एक जिम्मेदार जमात है, बाकी भी हैं, इनको ये सारी हरकतें नहीं करनी चाहिए, आवाम की जिंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। आप इनके दौरे मेयार देख लीजिए कि एक तरफ फर्जंदे जरदारी जब अपनी हमशीरा की मंगनी के लिए दावत दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि टेस्ट रिपोर्ट भी साथ लेकर आई जाए और बताया जाए कि उन जो गेस्ट हैं उनको कहीं कोविड तो नहीं है। साथ में जो तादाद थी वो भी गेस्ट की बहुत कम थी क्योंकि एहतियात करना है। और दूसरी तरफ जो है वो आप लोगों को कह रहे हैं कि बल्कि अपने मिनिस्टर्स को जिम्मेदारी दी है कि बसों में भर भर के जो है वो मुल्तान के जलसे में आए। वंस अगेन मैं समझता हूँ कि आवाम को मैसेज मिल चुका है कोविड के हालात हैं, आपकी ज़ाहिर की इकॉनमी भी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर इफेक्ट कर रही है, लेकिन इनको अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए, इनको एनआरओ लेने के लिए सब कुछ जाहिर है कि इनकी मजबूरी ये करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय है कि पंजाब हुकूमत को इनको एक्सपोज होने देना चाहिए और ज़्यादा लोगों के सामने इनका असल चेहरा नजर आए कि इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अवाम की जान इनकी प्रायोरिटी है, मुल्क की इकॉनमी इनकी प्रायोरिटी है। मैं ये जानना चाह रहा हूं ये सडन शिफ्ट क्यों है? मुल्तान में आपने रोकने की कोशिश की, बाकायदा तौर पर प्लान जारी हुआ, फिर कंटेनर्स लगाए, फिर कारकुनान की गिरफ्तारी का एक सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन आपने इजाजत भी दे दी। व्हेन इट कम्स टू लाहौर जलसा, आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हैं, आप लोगों ने पहले से ही इजाजत दे दी है कि बेशक एसओपीज पर अमल दरामद ना हो, लेकिन आपको इजाजत है, आप जलसा करें। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि इन्होंने ये तैयारी कर ली है कि अगर पुलिस इनको रोकेगी तो इन्होंने पुलिस को डंडे मारने हैं, इन्होंने अफरा तफरी करनी है, इन्होंने तोड़फाड़ करनी है, इन्होंने आवाम की जो जानो माल है उसको खतरे के अंदर डालना है, शहर के हालात ख़राब करने हैं, मुल्क के हालात ख़राब करने। तो मैं समझता हूँ कि ये सारा तमाशा करने की ज़रूरत क्या है? इनको जाके कोरोना फैलाना ना, ये फैलाएं, आवाम को पता तो चले कि इनकी क्लास क्या है। अली साहब आपकी जानिब आऊँगा। आज वज़ीर आज़म ने भी जो खिताब किया गिलगित बल्तिस्तान में, उसमें भी कहा कि कोरोना से लोग मर रहे हैं और हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर भी आ रहे हैं, 8.5 जो है की शरह आई है कि उससे बढ़ रहा है ये। और फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपोजिशन जल से जलूस कर रही है सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। तो लाहौर का जलसा अगर थोड़े अरसे बाद हो जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? वैक्सीन वैसी मार्केट में आने वाली है, हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। देखिए, मैं खुर्रम साहब की कहानी जो ये सुना रहे थे और ये जो अपना दर्द मुल्क के लिए जो इनके दिल के अंदर है उसके बारे में जब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी याद दहानी करवाता जाऊं कि जब वो 126 दिन का धरना हुआ था ना, उस वक्त भी पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी कि रेड जोन के अंदर मत आए, वहां पे सेंसिटिव आपकी इंस्टॉलेशंस मौजूद हैं, वहां पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव मौजूद है। तो ये एक 35 पंक्चर वाली कहानी लेके आपके सामने जो इन्होंने धावा बोला था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, नेशनल असेंबली के ऊपर, पीटीवी के ऊपर, वो भी मेरे ख्याल से किसी ने अभी भूले नहीं है कि जो इनका रवैया रहा था। अब जो इनकी बात के इनको अफरा तफरी की फिक्र हो रही है, तो जरा काइंडली मुझे बता दें कि ऑपोजिशन के एक जलसा करने से कौन सी अफरा तफरी पैदा हो रही है? अगर इस तरह से पॉलिटिकल अमल को ये रोकना चाहते हैं तो ये अपना शौक आजमा के इन्होंने मुल्तान के अंदर देख लिया है कि उसका क्या नतीजा निकलता है। तो मेरी गुजारिश ये होगी, ये पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें। जहां तक आपका कोरोना वायरस का जो खदशा है, देखें बिल्कुल वो एक रियलिटी है, पर हमारा उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि देखें, जब 15 दिन पहले आप हुकूमत का रवैया देखते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर अपने वजीरों की फौज तैनात की हुई थी वहां पे कैंपेन चलाने के लिए, उसके बाद वजीर आजम साहब हाफिजाबाद में जलसा करते थे। शैला रज़ा साहब आपकी जानिब आऊँगा। आज वजीर आजम ने भी खिताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को 30 साल से जानता हूं और अल्लाह का अजाब नाजिल होते हुए इन पर देखा है। ये झूठ बोलकर कभी लंदन भाग जाते हैं और कभी दुबई भाग जाते हैं। सबसे पहले मैं मजम्मत करूंगी मोहतरम सेलेक्टेड वजीर आजम के बयान की, जिसपे उन्होंने कहा कि मैंने जरदारी साहब पर और नवाज शरीफ पर अल्लाह का अजाब देखा है। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जरदारी साहब पे आपने क्या अजाब देखा? 11.5 साल पहले उन्हें जेल में रखा गया, उन पे कोई चीज साबित नहीं हुई, उसके बाद वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे, बच्चे माशाल्लाह उनके मुसलमान हैं, पाकिस्तान में हैं
उनके फर्मा बरदार हैं। जितनी बेटियां हैं उनकी वो डिक्लेयर्ड बेटियां हैं, वो उन्हें बेटी कहते हैं, वो उन्हें बाप कहती हैं, और जो बेटा है वो भी डिक्लेयर्ड है। तो क्या परेशानी क्या है? माशाल्लाह पढ़ रहे हैं बच्चे, सियासत भी कर रहे हैं, जिसको नहीं करना वो नहीं कर रहे, और अब माशाल्लाह उनके फर्ज से भी वो सबकदोश होने का सिलसिला शुरू हो गया। बीवी को उनकी शहादत मिली। तो ये क्या मतलब अल्लाह का अजाब समझते हैं? अल्लाह का अजाब तो वह है कि आपकी औलाद को आप डिक्लेयर ना कर सकें, आपके बच्चे आपके पास ना हो, पता नहीं कौन से मजहब वालों के पास पड़े हो। अब ये जिसका है वो है, उस पे अल्लाह का अजाब। मेरे सदर जरदारी साहब पे तो रहमत है अल्लाह की, 2 बेटियां भी हैं। क्या आप अवाम उन्हें नहीं समझते जो 4,500 लोग स्टील मिल से निकाले गए? एक फैमिली के लिए अगर आप 5 बंदे भी एक फैमिली के हों तो आप देख लें कितने लोग। या आप अवाम उन्हें नहीं समझते जो रेडियो पाकिस्तान से निकाले गए? आप अवाम उन्हें नहीं समझते जो इन इदारों से मुंसलिक हैं, जो रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, कि इनके बैठने से क्या होगा? आप तो इदारों को मजबूत करने आए थे। क्या आप अवाम किसान को नहीं समझते जो इस वक्त सड़क पर है? क्या आप अवाम मेहनत कश को नहीं समझते जिसे आज मजदूरी मिलती नहीं, और मिल जाए तो उसके जेब के पैसे में कुव्वत खरीद नहीं है? क्या आप अवाम जो है वो उनको नहीं समझते जिनकी आपने तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, पेंशन में इजाफा नहीं किया? आप अवाम नहीं समझते उन्हें। ठीक। तो पहली बात मैं ये बता दूं कि हमने किसी को मजबूर नहीं किया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल कंबोज ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।